हेलो, वेलकम टू एडवांस नर्सिंग एकेडमी। और आज हम डिस्कस करते हैं हमारी एक क्लास के बारे में, जो क्लास किसकी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसके अंदर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंडोटकियल इंटुबेशन। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोटकियल इंटुबेशन होता क्या है, क्या उसके एडवांटेज रहेंगे, क्या इंडिकेशन रहेंगे, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेंगे, प्रोसीजर कैसे किया जाता है, और सारी चीजों को डिस्कस करके आज हम नर्सिंग ऑफिसर कि एग्जाम क्रैक करने वाले एमसीक्यूज को डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे। देखो, डिस्कस करने से पहले स्टार्ट करते हैं हम एंडोट्रकियल इंटुबेशन, जिसको अपना आज का टॉपिक है क्या, एंडोट्रकियल इंटुबेशन। वी आर स्टार्टिंग द डेफिनेशन बिफोर ए प्रोसेस देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ये इट इज द प्रोसेस वेयर ए ट्यूब आर इंट्रोड्यूस, मतलब एक ट्यूब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम द ट्रकिया, ट्रकिया तक जाएगा वो ट्यूब। किसके रूट से जाएगा, नोज और ओरल, दो रूट से ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, जो कहां पे जाएगा, ट्रकिया में। बट वो कहां से जाएगा, या तो ओरल रूट से जाएगा या नोज रूट से जाएगा। बेसिकली हम ज्यादातर जो ट्यूब को यूज करते हैं वो ओरल रूट से करते हैं, नेजल रूट से हम ट्यूब को कम यूज करते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम यूज कैसे करेंगे, ओरल रूट से। ठीक है, एंडोटकियल ट्यूब को इंटीग्रेशन जो किया जाता है बेसिकली ज्यादातर ओरल रूट से किया जाता है, और कम किससे किया जाता है, नेजल रूट से किया जाता है। पर्पस की बात करेंगे, पर्पस क्या है एंडोटकियल ट्यूब इंटुबेशन के। तो फर्स्ट पर्पस जो रहता है वो मेंटेन एयरवे, एयरवे को हमें मेंटेन करना है। किसी भी पेशेंट का एयरवे क्या है, पेटेंट नहीं है, तो हम उसके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या डालते हैं, एंडोटकियल ट्यूब डालते हैं, जिससे क्या है पेशेंट का एयरवे मेंटेन हो सकता है। अब यहाँ दो रीडिंग दी गई है, 10 और 14। दो रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जब इंटुबेशन किसके द्वारा किया जाए, ओरल रूट के द्वारा किया जाए, तो उस ट्यूब को रिप्लेस करने का टाइम कितना रहता है, 10 डेज रहता है। ठीक है, जब नेजल रूट से किया जाए तो उस ट्यूब को रिप्लेस होने का टाइम 14 डेज रहता है। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से हमेशा जब भी कभी ओरल करेंगे, क्योंकि हाईली इन्फेक्टेड एरिया है, हाईली इन्फेक्टेड एरिया तो ट्यूब को हम जल्दी रिप्लेस कर देंगे कंपेयर टू द नेजल रूट। तो हम देखेंगे 10 दिन किसको, ओरल को, और 14 दिन किसको, नेजल रूट को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिमूव करते हैं एक्सेसिव सिक्रेशन। अब जब कभी एंडोटकियल ट्यूब डली है, पेशेंट को म्यूकस है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, तो उस सिक्रेशंस को भी हम एंडोटकियल ट्यूब को की वजह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इनहेलेशन। ऑक्सीजन इनहेलेशन मींस ऑक्सीजन डिलीवरी कहां हम दे देंगे, मरीज को डिलीवर कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एंडोटकियल ट्यूब। एंडोटकियल ट्यूब के साथ हम ऑक्सीजन को भी क्या कर सकते हैं, इनहेलेशन या डिलीवर कर सकते हैं। जिस पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, कोमेटिक पेशेंट है, या किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो उन पेशेंट्स को हम ये सारा डिलीवर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंडोटकियल ट्यूब। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुट किया है मैंने। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड आर यूज्ड ऑक्सीजन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब बात करेंगे लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ऐसा कौन सा रूट है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेलेशन दे सकते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल जो है एंडोटकियल ट्यूब, मतलब ईटीटी। एंडोटकियल ट्यूब हम अधिकतर यूज करते हैं अपनी लेटेस्ट हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, कि पेशेंट को व्हाई वी आर चूजिंग द मेथड, कि हमने ये मेथड है वो चूज क्यों किया। क्योंकि दो चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक तो बात करेंगे एंडोटकियल ट्यूब के बारे में, नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी ट्रेकिस्टोमी के बारे में। तो हमने ये मेथड ही क्यों चूज किया, तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, कोई भी इसमें इंसिजन कट नहीं करते, जिसकी वजह से ये इसका प्लस पॉइंट है। सेकंड बात करेंगे, नो नीड ऑफ एनी इंसिजन। थर्ड पॉइंट, नो चांस फॉर ब्लीडिंग। जब कभी हम इंसिजन ही नहीं दे रहे हैं तो पेशेंट को ब्लीडिंग होगी नहीं होगी, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होगी तो चांस कैसा प्रोसीजर हुआ अपना, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट रैपिड इंक्रीज ऑफ SpO2 लेवल।
जो पेशेंट का SpO2 लेवल है वो जल्दी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी पेशेंट को हमने क्या किया, ये ट्यूब इंसर्ट किया और ट्यूब से क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम दोनों क्या करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी करता है ये ट्यूब, कि प्रेशर भी हाई रहेगा और जो वॉल्यूम है वो भी हाई रहेगा, तो पेशेंट जल्दी से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। कौन सा पेशेंट? जिस पेशेंट को ETT एंडोटकियल ट्यूब डली है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके एडवांटेज है। नॉन इन्वेजिव है और इंसीजन नहीं लगता, ब्लीडिंग नहीं होती और हाईली हम रैपिड इसकी SpO2 लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ एंडोटकियल ट्यूब इंटूबेशन, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिकेशन, किन किन पेशेंट्स में हम ये ट्यूब को यूज कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि पेशेंट नॉट टेकिंग ब्रीथ सेल्फ, ऐसा जो कोई भी पेशेंट हो जो खुद से ब्रीथ नहीं ले रहा है, मतलब सीधा सीधा है, पेशेंट कैसा है, रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट कैसा है, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोई भी डिजीज हो लाइक COPD हो, अस्थमा हो, सारी डिजीज के अंदर हम क्या, रेस्पिरेटरी फेलियर रहता है और पेशेंट क्या हो सकता है, ब्रीथ नहीं कर सकता, या पेशेंट ARF में हो, एक्यूट यूरिनरी फेलियर में हो, या सेकंड की बात करेंगे सर्जरी ऐसी सर्जरी जिनके अंदर यूज किया जाता है क्या, जनरल एनेस्थीसिया, तो ऐसी सर्जरी जैसे चेस्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, या कोई पेशेंट कोमा में, तो इस चीज के लिए भी हम पेशेंट को क्या करेंगे, पूरा सडेट करेंगे। सडेशन के लिए रेस्पिरेटरी सप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को एंडोटकियल ट्यूब डालेंगे और ट्यूब डाल के हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी देंगे, जिससे पेशेंट क्या रहता है, सर्वाइव करता है। तो ये भी हम दो बेसिकली यूज होते हैं किसके, एंडोटकियल ट्यूब के, जो पेशेंट को हम देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने देखा एडवांटेज देख लिया, इंडिकेशन किन पेशेंट्स को देखेंगे, अब बेसिकली हमें किन पेशेंट्स में ये ट्यूब यूज नहीं करनी है ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहला अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे मतलब नोज, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन लाइक लैरिंजियल कार्सिनोमा, लैरिंजियल कार्सिनोमा मींस पेशेंट को लैरिंज का कार्सिनोमा हो, तो उधर ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा और ट्यूब अंदर नहीं जा पाएगी और बार बार हम ट्यूब को डालने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग कॉज करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट पेन भी होगा, ब्लीडिंग भी होगी और ये आगे इन्फेक्शन कॉज करेगा और ट्यूब अंदर नहीं जाएगी। तो अपने को ऐसे पेशेंट्स को कॉन्ट्राइंडिकेशन रखना है, पेशेंट को कभी भी ट्यूब नहीं डालनी है। दूसरा स्पास मतलब नैरोइंग हो जाए, कौन सा, अपर एयरवे, तो भी ट्यूब क्या नहीं जाएगी अंदर, तो इस पेशेंट को नहीं देना है। स्वेलिंग, एडिमा हो, किसी प्रकार की स्वेलिंग हो, तो भी क्या होगा, रास्ता, यदि कोई ल्यूमन है वो यदि एडिमेटस हो जाए तो उसके अंदर क्या नहीं जा पाएगा, ट्यूब नहीं जा पाएगा, तो ट्यूब नहीं जा पाएगा, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को ये ट्यूब ETT नहीं डालेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि किसी पेशेंट ने क्या सॉलो कर लिया हो, एसिड सॉलो कर लिया हो, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम ये ट्यूब को नहीं डालेंगे। तो ये सब हमने बात किया, एडवांटेज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब डिस्कस करते हैं प्रोसीजर कि हमें क्या आर्टिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस ट्यूब को हमें यूज करना है और कैसे हम इसको आगे डालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एंडोटकियल ट्यूब के बारे में देख लेते हैं कि एंडोटकियल ट्यूब कितने टाइप की अवेलेबल होती है ना। तो फर्स्ट ट्यूब जो पहले चलता था, रेड रबर ट्यूब, मतलब रेड रबर का ट्यूब रहता है। सबसे इसका डिसएडवांटेज क्या था कि 24 आवर्स के अंदर की ही केवल इस ट्यूब को यूज कर सकते थे, कि 24 घंटे तक हम इस ट्यूब को डालते थे, इसके अलावा हमें ये चेंज करना पड़ता था। फिर दूसरा इसका डिसएडवांटेज लो वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम रहता था ऑक्सीजन डिलीवरी का वो कैसा रहता था, लो रहता था। दूसरा हाई प्रेशर ऑन लैरिंजियल वॉल, जो लैरिंग्स की वॉल होती है उसके ऊपर हाई प्रेशर डालती थी, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता था, जिसके कारण पेशेंट को प्रेशर शोर हो सकता है और पेशेंट के अल्सरेशन फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए इस ट्यूब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इस ट्यूब को
करंट प्रैक्टिस में यूज नहीं लेते। इमेज बेस्ड कोई क्वेश्चन बने तो हमें ये याद रखना है कि ये कौन सा ट्यूब है, एंडोटकियल ट्यूब है, उसका कौन सा टाइप में आता है, रेड रबर एंडोटकियल ट्यूब। अब बात कर लेते हैं करंट हॉस्पिटल प्रैक्टिस की। तो करंट हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर पीवीसी पॉलीवाइलेंट क्लोराइड की ट्यूब्स को हम अधिकतर यूज करते हैं और ये दो टाइप्स की आती हैं, एक कफ्ड एक अनकफ्ड। कफ्ड मींस जिसमें इन्फ्लेट करने के लिए बलून होता है, और जो एक कफ की बात करेंगे, ये नीचे देखा है ये कफ है, इसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ पायलट बलून, और इस ट्यूब के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कफ अवेलेबल नहीं है। तो ये ट्यूब दो डिफरेंटेड होती हैं। इनको अधिकतर कफ ट्यूब को जो यूज किया जाता है अडल्ट के लिए यूज किया जाता है, और जो अनकफ्ड ट्यूब को यूज किया जाता है चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है जो कि 8 ईयर से बिलो है। ऐसी ट्यूब जिसको बच्चे क्या है 8 साल से नीचे हैं, तो वो ट्यूब जो यूज करते हैं हम अनकफ्ड यूज करते हैं, सॉरी कफ अडल्ट के यूज करते हैं, और अनकफ्ड 8 साल के बच्चे के लिए यूज करते हैं। अडल्ट में बात करेंगे हम फीमेल अडल्ट मेल अडल्ट की। फीमेल अडल्ट को 7 नंबर का ट्यूब यूज करते हैं, मेल अडल्ट को 8 नंबर 8.5 नंबर का यूज करते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसमें, साइज ऑफ द एंडोटकियल ट्यूब। बेसिकली हमने यहाँ देखा क्या कि 3 प्रकार के ट्यूब अवेलेबल है अपने पास। कौन सा ट्यूब, एक रबर ट्यूब है, और दूसरा अनकफ्ड ट्यूब है, तीसरा कफ्ड ट्यूब है। तो रबर ट्यूब का जो आजकल हॉस्पिटल प्रैक्टिस में यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि ये 24 आवर्स ही इसको रख सकते थे, बाद में अपने को रिप्लेस करना होता था। इसके अंदर क्या था, लो वॉल्यूम रहता था, हाई प्रेशर रहता था लेरिंजियल वॉल पे, जिससे अल्सरेशन का चांस ज्यादा हो सकता था। अब बात करेंगे पीवीसी के अंदर, तो कफ्ड और अनकफ्ड 2 प्रकार का ट्यूब मिला। कफ्ड वो ट्यूब होती है जिसके नीचे क्या रहता है, एक प्रकार का बलून रहता है, जिससे पायलट बलून के हिसाब से फुला देते हैं, और वो प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा, बच्चों में अनकफ्ड इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वहां पे एपिग्लोटिस है, वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, छोटा रहता है, जिसकी वजह से ट्यूब अच्छे से अंदर नहीं जा पाती। तो इसीलिए हम अनकफ्ड ट्यूब का यूज करते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस को कौन सा ट्यूब कब यूज किया जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट रेड रबर ट्यूब। तो रेड रबर ट्यूब मैंने मेंशन किया है कि ओनली 24 आवर्स यूज किया जाता था, बिकॉज यूज ऑफ हाई प्रेशर। प्रेशर क्या रहता था, इसका हाई रहता था ऑन द टकिया एंड लो वॉल्यूम ऑफ एयर। तभी इसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि यदि प्रेशर हाई रहेगा तो पेशेंट को चांस रहेगा किसका, लैरिंजियल या ट्रकियल अल्सर का। दूसरी बात करें, यदि वॉल्यूम जो एयर का है, जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, यदि डिक्रीज है तो पेशेंट जल्दी क्या नहीं कर पाएगा, रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस पेशेंट को हम ऐसे पेशेंट्स को रेड रबर ट्यूब नहीं डालते। तो इसके रिप्लेसमेंट में कौन सा ट्यूब आया अपने पास, पीवीसी ट्यूब आई, जो 2 प्रकार की अभी देखी, कफ्ड और अनकफ्ड। पहले देख लेते हैं कि पीवीसी ट्यूब होती क्या है, कैसे इनका यूज किया जाता है, और कितने कितने दिन इसको यूज करते हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि जो ट्यूब है यूज करते हैं हम 10 to 15 डेज। अभी बताया था फर्स्ट में, जो 10 डेज यूज किया जाएगा वो ऑरल के यूज किया जाएगा, और नेजल के लिए 14 डेज। बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिव एरिया ज्यादा रहता है ऑरल का, तो जल्दी हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे। अब इस ट्यूब को यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रेशर रहेगा ट्रकिया लैरिंक्स वॉल पे वो लो रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो बेनिफिट क्या है इसका, ज्यादा है, क्योंकि पेशेंट जल्दी क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, उसका एसपीओटी जल्दी क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे, ये कैसा ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। तो ट्रांसपेरेंट ट्यूब है तो स्पेशली हम इस ट्यूब को अंदर से विजुलाइज कर सकते हैं। अब विजुलाइज कब अपने को चांस होगा कि पहली बात तो म्यूकस जो प्रोडक्शन कर रहा है, म्यूकस को इजीली हम क्या कर सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सक्शन कैथेटर और सक्शन मशीन, या किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो गया हो तो हम इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अपना ट्यूब कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बात करेंगे जो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर कि मोस्ट कॉमन जो ट्यूब है कौन सी यूज कर सकते हैं, जैसे रेड रबर पुट कर दिया, पीवीसी पुट कर दिया, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, पीवीसी ट्यूब को
मोस्ट कॉमन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है। पीवीसी ट्यूब सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कफ्ड किसको यूज करते हैं, अनकफ्ड किसको यूज करते हैं। तो कफ्ड ट्यूब को सबसे पहले देखते हैं। तो कफ्ड ट्यूब मोस्ट कॉमन यूज इन द अडल्ट। अडल्ट में सबसे ज्यादा जो ट्यूब यूज होती है वो कौन सी होती है, कफ्ड ट्यूब होती है। बात करें अनकफ्ड ट्यूब की, तो अनकफ्ड ट्यूब किसको यूज किया जाता है, चाइल्ड को, बच्चों को जो यूज होता है ट्यूब वो कौन सा होता है, अनकफ्ड ट्यूब होता है। जो लेस देन 8 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें हम अनकफ्ड ट्यूब यूज करते हैं, चाहे वो न्यूनेट हो, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे प्रीटर्म हो, चाहे 8 साल से नीचे का बच्चा हो, उन सारों में क्या करते हैं हम अनकफ्ड ट्यूब यूज करते हैं। बाकी बात करें कफ्ड ट्यूब की, तो कफ्ड ट्यूब हमेशा चाहे वो फीमेल एडल्ट हो चाहे वो मेल एडल्ट हो, दोनों में कौन सा ट्यूब यूज किया जाएगा, कफ्ड ट्यूब यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मर्फी आई। देखो मर्फी आई हम देखें, इस प्रकार का ट्यूब है, ये ऊपर उसका कनेक्टर रहता है, देन ये क्या गया, पायलट बलून गया, इसको पायलट बलून, ये कनेक्टर, ये नीचे वाले पार्ट को बेवल बोलते हैं, और यहां पे क्या रहता है, ओपनिंग रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, मर्फी आई। तो ये मर्फी आई का बेसिकली काम क्या है, तो मर्फी आई क्या करती है, प्रिवेंट करती है किसको, स्टेनोसिस को। जो भी कोई म्यूकस बनेगा तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, पुल आउट हो जाएगा बाहर, और ट्यूब के ब्लॉकेज होने का खतरा कम रहेगा। दूसरा इसका, मान लो यहां से ट्यूब ब्लॉक हो गई तो पेशेंट एयर एंट्री नहीं कर सकता, तो ये मर्फी आई क्या करती है, उस एयर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है, जिससे कि ये ट्यूब ब्लॉक होने का कम चांस रहता है, बाय द हेल्प ऑफ मर्फी आई। तो मर्फी आई को देख लिया, प्रिवेंट करता है म्यूकस से, अपने एयर एंट्री को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके साइज के बारे में, कि किस पेशेंट को, चाहे वो अपने पास प्रीटर्म हो, चाहे वो न्यूनेट हो, चाहे इन्फेंट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे मेल एडल्ट हो, चाहे फीमेल एडल्ट हो, कितना mm का ट्यूब या कितने साइज का ट्यूब हम यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं प्री मैच्योर और प्री टर्म की बात करें तो जितने टाइम बोलो उतने टाइम में क्या है, क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्री टर्म और प्री मैच्योर में कितने नंबर का ट्यूब यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे 2.5 mm का ट्यूब यूज करते हैं, किसको, प्री मैच्योर को और प्री टर्म को। अब बात करेंगे न्यूनेट। न्यूनेट कौन सा बच्चा, 28 दिन का बच्चा, जिसको कितने नंबर का यूज किया जाता है, 3.5 mm का ट्यूब यूज करेंगे। जो पेशेंट जो कितने दिन का है, 28 दिन का है, तो उस बच्चे को कौन सा ट्यूब यूज करेंगे, 3.5 mm का। अब बात करें न्यूनेट की, न्यूनेट भी मैंने 2.5 mm किसको यूज किया जाता है, प्री मैच्योर को या प्री टर्म बेबी को जो ट्यूब यूज किया जाता है वो 2.5 mm है, और न्यूनेट को कितना किया जाता है, 3.5 mm न्यूनेट। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फेंट को। 28 दिन से 1 साल वाले बच्चे को कितने नंबर का ट्यूब यूज कर सकते हैं, 4 से 4.5 mm का। नेक्स्ट बात करेंगे चाइल्ड। 8 साल से नीचे का बच्चा है, उसको हम कितना नंबर का ट्यूब यूज करते हैं, 5 से 7 mm जो ट्यूब यूज करते हैं। बात करें फीमेल एडल्ट, एडल्ट के अंदर 2 कैटेगरी मैंने मेंशन की है, एक तो फीमेल एडल्ट किया है, एक मेल एडल्ट किया है। तो आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा जाए कि फीमेल एडल्ट को कितने नंबर का ट्यूब यूज करते हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी में 7.5 लगाना है। 7.5 नंबर का ट्यूब हम फीमेल एडल्ट को यूज करते हैं। आपसे पूछा जाए कि मेल एडल्ट को कितने mm का ट्यूब डालना है, तो 8.5 mm मेल एडल्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को देना है। बाकी रेंज की बात कर ले तो फीमेल एडल्ट के लिए 7 से 7.5 mm और फीमेल एडल्ट के लिए 8 से 8.5 mm। तो हमने ये देख लिया कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा ट्यूब हम यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें ये बेसिकली याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं लैरिंजोस्कोप, क्योंकि लैरिंजोस्कोप के बगैर हम इंट्यूबेशन कर ही नहीं सकते, तो हमें ये भी पढ़ना है
कि लैरिंजोस्कोप का ब्लेड कैसा होता है, लैरिंजोस्कोप का ब्लेड क्या है, हैंडल क्या है, किस प्रकार का ब्लेड होता है, उसका साइज क्या होता है, और उस ब्लेड को बच्चों में कौन सा ब्लेड यूज किया जाता है, बड़ों में कौन सा ब्लेड यूज किया जाता है। तो देखेंगे लैरिंजोस्कोप बेसिकली काम क्या करता है, तो विजुलाइज करता है लैरिंग्स को एंड आल्सो यूज इन द टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर आपने देखा होगा, इस ऐसे हैंडल रहता है और टंग को डिप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम विजुलाइज कर सकें ऑर्गन्स को और ओरल कैविटी के ऑर्गन्स को। तो ये वो भी काम करता है। और सेकंड काम क्या रहता है, इसको लैरिंग्स को विजुलाइज, क्योंकि हम लैरिंग्स से अप्रोच करते हुए क्या करेंगे, ट्यूब को डालेंगे। कौन सी ट्यूब को, एंडोट्रैकियल ट्यूब को। तो बेसिकली लैरिंजोस्कोप को काम विजुलाइज करना लैरिंग्स को, और ये आल्सो वर्क एज टंग डिप्रेसर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं लैरिंजोस्कोप के पार्ट के बारे में। तो जो ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं हैंडल। हैंडल जिसको हम पकड़ के क्या करते हैं, यूज करते हैं पेशेंट के इंट्यूबेशन में। देन ये सेकंड पार्ट ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लेड। तो दोनों पार्ट के बारे में बात की। फर्स्ट पार्ट क्या है, अपना हैंडल हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, ब्लेड हो गया। तो अब बात करते हैं ब्लेड। ब्लेड दो टाइप का ब्लेड आता है। अडल्ट के लिए अलग हम ब्लेड यूज करते हैं, बच्चों और न्यूनेट्स के लिए हम अलग ब्लेड यूज करते हैं। अडल्ट के लिए जो ब्लेड यूज किया जाता है वो यूज कर्व ब्लेड किया जाता है, जिसका इसको मल्टी टाइम क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम से पूछा जाता है कि अदर नेम ऑफ कर्व ब्लेड इज नोन एज द मैकिन्टोश ब्लेड। इसको मैकिन्टोश ब्लेड भी बोला जाता है। और ये किन में यूज किया जाता है, अडल्ट के अंदर। ये ब्लेड कैसा रहता है, इसका एरिया कर्व रहेगा। तो कर्व एरिया वाला ब्लेड क्या कहलाएगा, अपना मैकिन्टोश ब्लेड कहलाएगा। तो इसको दूसरे नाम से आपको पूछ सकता है कि कर्व ब्लेड को आप किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम क्या रहेगा, अपना मैकिन्टोश ब्लेड रहेगा। दूसरी बात करें स्ट्रेट ब्लेड किन में यूज किया जाएगा, तो स्ट्रेट ब्लेड हमेशा बच्चों में यूज किया जाएगा। इसे मिलर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिलर ब्लेड। इसको भी हजारों कई बार कई टाइम एमसीक्यू लगा लो, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट ब्लेड को और किस नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिलर ब्लेड। और यूज किस में किया जाता है, न्यूनेट्स और चाइल्ड में। देखा आपने, ये वहां करंट था और यहाँ पे कैसा है, स्ट्रेट है। तो इन ब्लेड्स को क्या कहते हैं हम, मिलर ब्लेड कहते हैं। और इस ब्लेड को क्या बोलेंगे हम, मैकिन्टोश ब्लेड बोलेंगे। जहां से देखो वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, जहां से देखोगे वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। एंडोट्रैकियल में हमने यहाँ पुट किया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब से, वो सारे इस स्लाइड के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। और कोशिश करते हैं कि आप सब इसके माध्यम से और अच्छे से तैयारी कर सके और हमें सिलेक्शन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लैरिंजोस्कोप ब्लेड के साइज के बारे में। तो साइज हम देखते हैं, 0 नंबर का जो ब्लेड होता है लैरिंजोस्कोप का, वो किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूनेट और न्यूबॉर्न के लिए। जो 0 नंबर है वो न्यूनेट के लिए और न्यूबॉर्न के लिए यूज किया जाएगा। 1 नंबर ब्लेड इन्फेंट के लिए यूज किया जाएगा। 2 नंबर ब्लेड चाइल्ड के लिए यूज किया जाएगा। और 3 और 4 नंबर ब्लेड अडल्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो आप हमेशा लगा लो, दिमाग में बसा लो कि 0 न्यूनेट न्यूबॉर्न, 1 नंबर इन्फेंट, 2 नंबर चाइल्ड और 3 और 4 अडल्ट। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम जो एग्जाम लेता है, एग्जामिनर पागल होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जिससे हम क्या कर सके, एग्जाम को क्रैक कर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर आर्टिकल्स के बारे में जो यूज किए जाते हैं किसमें, एंडोट्रैकियल ट्यूब में। अब यहाँ जो हमने मेंशन किया है वो एक एक चीज को मेंशन किया है, जिससे कोई भी एंडोट्रैकियल ट्यूब से क्वेश्चन आए तो हमारे बच्चे उसको छोड़े नहीं और वो अटेम्प्ट करके आए। और सेकंड जो पॉइंट कह रहा है कि हम पेशेंट को सडेट भी करते हैं, क्योंकि पेशेंट जब एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं या प्रोसीजर होता है इंट्यूबेशन में, तो पेशेंट फाइट करता है। तो फाइट करता है तो 2 चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, एक सडेशन में, एक मसल स्पाज्म में। तो हम उसको ऐसा एजेंट दे दें जिससे पेशेंट शॉर्ट टाइम के लिए सडेट हो जाए। और दूसरा, उसके लैरिंग्स जो मसल्स हैं, ये वाले लैरिंजियल मसल्स हैं, वो जो स्पाज्म होते हैं बार बार हम ट्यूब इंसर्ट करने से, वो इस स्पाज्म को भी हम मसल रिलैक्सेंट देके स्पाज्म को हटा दें, तो इजीली हम उस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं और इजीली हम ट्यूब को पुट डाउन कर सकते हैं इनसाइड द ट्रकिया।
तो ये चीज हम बहुत ध्यान देंगे कि कौन सा एजेंट मसल रिलैक्सेंट है और कौन सा एजेंट सडेशन देगा शॉर्ट टाइम के लिए। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए सडेशन दिया है मैंने पुट किया है यहाँ मिडाजोलम। तो हमेशा याद रखना जो शॉर्ट टाइम के लिए पुट करते हैं वो कौन सा सब्सटेंस है, मिडाजोलम। तो मिडाज जो है शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज करते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल रिलैक्सेंट। तो मसल रिलैक्सेंट जो यूज किया जाता है वो सक्सीलाइन कोलिन, जो सुकॉल के नाम से आता है। जो किस नाम से आएगा, सुकॉल के नाम से आएगा। तो दोनों के वाइल मैंने दिखाया, ये अपना क्या है, मिडाजोलम है। यदि कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए यहाँ पुट डाउन किया है कि आप कम से कम इस इमेज को देख के दिमाग में बसा लो कि मिडाज दिखता कैसा है। तो मिडाज इस टाइप का दिखेगा। इस टाइप का कोई भी एमसीक्यू आए, इमेज बेस आए तो आप इजीली याद कर सकते हो। ये पूछ सकता है विच एजेंट आर यूज्ड इन, तो आप क्या कर दोगे, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है। इसको बात करेगा कि ये एजेंट कहाँ यूज किया जाता है। तो ये जो एजेंट है मसल रिलैक्सेंट है। और कौन सा एजेंट है, सक्सीलाइलकोलिन, जो सुकॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये एजेंट भी हम मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज लेते हैं। दोनों को मैंने पुट किया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन फंसेगा तो हम इन दोनों को यहाँ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं KY जेली। अब आप सबने देखा होगा कि जाइलोकेन जेली 2% यूज करना है लुब्रिकेशन के लिए, एनेस्थेटिक के लिए। अब पहले ही हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम मस एजेंट जो क्या करता है एनेस्थेटिक है वो हम यूज कर ले रहे हैं। तो हम जाइलोकेन जेली का यूज नहीं करेंगे, हम लोकली पेट्रोलियम लुब्रिकेंट जेली का यूज कर लेंगे, जो किस नाम से आता है, KY जेली, जिसका काम क्या रहता है, ट्यूब को लुब्रिकेंट करना। और लुब्रिकेंट हो गई ट्यूब तो इजीली पुट डाउन हो जाएगी कहां पे, अपने तकिया के अंदर। तो हम ऐसे करके पेशेंट को इजीली ट्यूब को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इन द तकिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या रहता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल बूजी। देखो ये भी एक सपोर्टिंग आर्टिकल है। कभी कभी हम पे हार्डली यदि किसी पेशेंट का इंटुबेशन नहीं हो रहा है, बार बार हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं इंटुबेशन को, यदि नहीं हो पा रहा है तो बूजी को पहले डाल देते हैं, जिससे इजीली उसका क्या होता है, लेरिंजियल स्पाज्म में या पेशेंट ज्यादा फाइट कर रहा है, बूजी डाल दी और बूजी के ऊपर से अपने एंडोटकियल ट्यूब को डाल दिया, तो पेशेंट क्या रहेगा, इजीली हम इंटुबेट हो जाएगा। तो इसको इंटुबेशन को इजी बनाने के लिए ऑलरेडी हम यूज करते हैं बूजी को। देख लेते हैं क्या है, यूज इंसर्टिंग द एंडोटकियल व्हेन डिफिकल्ट इन द इंसर्शन। अब देखो पुट किया है मैंने कि जब एंडोटकियल ट्यूब का इंसर्शन क्या हो, डिफिकल्ट हो, तो व्हेन क्या किया जाता है, ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं बूजी, और इसको यूज करते हैं पेशेंट के एंडोटकियल ट्यूब। जब डालने से पहले क्या करेंगे, बूजी को डाल देंगे बाय द हेल्प ऑफ, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एंडोटकियल ट्यूब को इसके बाद प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद पेशेंट की ट्यूब को फिक्स कर देंगे। तो इजीली क्या हो जाएगा, अपना इंटुबेशन हो जाएगा। या कोई रेजिस्टेंस हो तो भी इस ट्यूब को हम नहीं इंसर्ट कर पा रहे तो हम बाय द हेल्प ऑफ बूजी यूज कर लेते हैं, किसका, इंटुबेशन के हेल्पिंग के लिए। मतलब बूजी क्या है, बूजी क्या है, हेल्प करता है इंटुबेशन में when intubation is difficult, या क्या रहे, रेजिस्टेंस रहे। तो दोनों चीज हो सकती है। इस ट्यूब का कहां यूज करेंगे, जब इंटुबेशन डिफिकल्ट हो या रेजिस्टेंट हो। तो हमने देखा 3 इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे। तो 3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन को हमने पुट किया। पहला मिडास शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है, सुकॉल सक्सीलाइलकोलिन जो कि एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट है, और जो बूजी रहेगा, बूजी किस में मदद करेगा, इंटुबेशन में। जब इंटुबेशन डिफिकल्ट हो या दूसरी बात रेजिस्टेंट हो तो वहां हम बूजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो मैगिल फोर्सेप्स, ये भी बेसिकली यूज किया जाता है। तो यहां पे मैगिल फोर्सेप्स की जरूरत क्यों पड़ी, यदि कोई इमरजेंसी के अंदर हमें फास्ट इंटुबेशन करना है और वहां पेशेंट के लेरिंजियल स्पाज्म है, या तो उस कंडीशन के अंदर हम री इंसर्शन के लिए ट्यूब बार बार प्लेस नहीं हो पा रहा है, तो री इंसर्शन के लिए हम क्या करते हैं, मैगिल फोर्सेप्स का यूज करते हैं। जो यहाँ पुट किया हुआ है ये मैगिल फोर्सेप्स होता है।
ये अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे, ये एंगल पे रहता है, जो इजीली ओरल कैविटी में जाके और एपिग्लोटिस के वहां ट्यूब को हम रीइंसर्ट कर देंगे, कहाँ पे, टकिया में। तो ये बेसिकली वहां यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज होता है, जो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अदर वर्क ऑफ मैगल फोर्सेप। तो ये क्या है, फॉरेन जो बॉडी, यदि किसी ने, बच्चे ने सिक्का डाल लिया या कोई सीड्स यूज कर लिया और वो कहाँ चला गया, उसके इनर ट्रैक्ट में चला गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फंस गया, तो हम उसको कहाँ इजीली मैगल फोर्सेप से रिमूव कर सकते हैं। तो जिसका दूसरा वर्क क्या है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी एयरवे। एयरवे से हम अदर अपर एयरवे से क्या करेंगे, मैगल फोर्सेप से यूज करेंगे रिमूव के लिए, जो कौन सा है, मैगल फोर्सेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं BURP टेक्निक। BURP टेक्निक अधिकतर यूज की जाती है इंटूबेशन को इजी करने के लिए। यदि हमें विजुलाइज नहीं हो रहा है टकिया, तो हम क्या करते हैं, BURP टेक्निक यूज करके हम अपने इंटूबेशन को इजी कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम डिले करेंगे उतना ही पेशेंट हाइपोक्सिया की तरफ जाएगा और पेशेंट के ब्लेंडेड होने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हम ये टेक्निक यूज करके, ये टेक्निक है, ये आप नोट कर लेना, लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होती है। इस टेक्निक को हम लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं। टेक्निक का नाम से ही पता चल रहा है, B मीन्स बैकवर्ड, U मीन्स अपवर्ड, R मीन्स राइट और P मीन्स प्रेशर। तो आपको क्या करना है, देखो इमेज से बताया है, पहले नीचे की ओर बैकवर्ड देना है आपको, किसको, किस चीज को देना है, इस टेक्निक के दौरान यूज करते समय इंप्रूव करते हैं किसके विजुअलाइजेशन को, वोकल कॉर्ड को प्रेस करना है, कहां पे, मैं डायरेक्टली जब हम क्या कर रहे हैं, लैरिंजोस्कोप कर रहे हैं। तो वोकल कॉर्ड को कहां प्रेस करना है, बैकवर्ड, पहले नीचे प्रेस करना है, पहले B मींस बैकवर्ड, देन अपवर्ड ऊपर की तरफ, और देन राइट। तो BURP टेक्निक क्या कहती है कि वोकल कॉर्ड को पहले बैकवर्ड ले जाना है, देन अपवर्ड, देन राइट। तो ऐसे टेक्निक से हम यदि प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो इजीली लैरिंजोस्कोप के थ्रू अपने को क्या दिख जाएगा, ट्रकिया विजुलाइज हो जाएगा, और हम इजीली क्या कर सकते हैं, एंडोट्रकियल ट्यूब को प्लेस कर सकते हैं, कहां पे, ट्रकिया के अंदर। तो ये जो एग्जाम के बिहाफ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्निक, BURP टेक्निक। इसमें देखो B मीन्स बैकवर्ड, U मीन्स अपवर्ड, R मीन्स राइट और P मीन्स प्रेशर अप्लाई करना है किसके ऊपर, वोकल कॉर्ड के ऊपर, ड्यूरिंग द लैरिंजोस्कोपी या ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ एंडोट्रकियल ट्यूब इंटूबेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्शन कैथेटर के बारे में, कि इस टॉपिक से जो भी चीज रिलेटेड है वो हमने यहाँ पुट डाउन किया है। तो सक्शन कैथेटर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, क्या साइज रहता है, क्या कलर रहता है, और क्या बेसिकली उसके किन कैटेगरी के अंदर, किन एज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो 5 नंबर का है, ग्रे कलर। ग्रे कलर जो यूज किया जाता है न्यूनेट और प्रीमेच्योर, वो जो 5 नंबर का ग्रे कलर कैथेटर यूज किया जाता है। बात करेंगे 6 नंबर की, तो लाइट ग्रीन कैथेटर न्यूनेट प्रीमेच्योर को हम यूज करते हैं 5 और 6, 5 और 6 नंबर प्रीमेच्योर या प्री टर्म या न्यूनेट, इनको हम यूज करते हैं 5 और 6 नंबर का कैथेटर। बात करें 8 और 10, जो 8 नंबर है वो कैसा है, ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर के कैथेटर को हम जो यूज करते हैं इन्फेंट को करते हैं। देन बात करेंगे 10 नंबर का, 10 नंबर का ब्लैक है, ये भी क्या किया जाता है, इन्फेंट को यूज किया जाता है। तो हम बात करें इन्फेंट को, तो ब्लू और ब्लैक दोनों ही क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं किसको, इन्फेंट को, 8 नंबर और 10 नंबर का। ठीक है, बात करेंगे 12 नंबर के लिए, 12 नंबर व्हाइट नंबर का कैथेटर किसको यूज किया जाएगा, चाइल्ड को यूज किया जाएगा। और चाइल्ड को यूज करने के लिए हम जो कैथेटर यूज लेते हैं वो 12 व्हाइट नंबर का यूज लेते हैं। नेक्स्ट जो है 14, जो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल कैथेटर। 14 जो यूज किया जाता है यूनिवर्सल कैथेटर, ग्रीन कलर का रहता है, जिसका टॉप, ये टॉप है, ये ग्रीन कलर का है जो मेंशन कर रखा है। एक मिनट, हाँ अब एक क्लास स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर का जो कैथेटर है ग्रीन कलर का है, और किसको यूज करते हैं, अडल्ट को। और इसी को आइडियली मल्टी टाइम क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और कई बार आया है कई एग्जाम में
कि आइडियल कैथेटर किसको बोला जाता है, तो आपको हमेशा दिमाग में बिठा लेना है 14 नंबर ग्रीन कलर कैथेटर, ऑल्सो नोन एज द आइडियल कैथेटर। और किसको यूज किया जाता है, अडल्ट को यूज किया जाता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सीक्रेशंस के साथ यदि क्या हो, क्लॉट हो या ब्लडी हो, सीक्रेशंस में क्या मिक्स हो, क्लॉट मिक्स हो या ब्लड मिक्स हो, तो उस किस नंबर कैथेटर से हम यूज करते हैं, तो 22 नंबर का वॉयलेट कैथेटर, 22 नंबर का वॉयलेट कैथेटर जो रहता है उसको म्यूकस विद ब्लड, ब्लड के साथ क्या, म्यूकस के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, क्लॉट आ रहा है, तो वो क्या है, रुकावट करेगा। तो उसके लिए हम कौन सा कैथेटर यूज करेंगे, 22। तो बेसिकली यह क्वेश्चन कहां से बनेगा, 2 से। आपसे पूछ लेगा आइडियल कैथेटर कौन सा है, तो 14 नंबर का ग्रीन कलर इज द आइडियल कैथेटर। और आपसे पूछ लिया म्यूकस विद क्लॉट, तो कौन सा, 22 नंबर, कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर। तो आपको हमेशा दोनों चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो पोजीशनिंग के बारे में इस पे मल्टी टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि स्लीपिंग पोजीशन किस में यूज करते हैं, तो स्लीपिंग पोजीशन हमेशा लैरिंजोस्कोप या कह सकते हैं एंडोट्रकियल ट्यूब के इंटूबेशन, एंडोट्रकियल ट्यूब के इंसर्शन में जो पोजीशन यूज की जाती है इज नोन एज द स्लीपिंग पोजीशन। अब स्लीपिंग पोजीशन में करना क्या है, पेशेंट क्या है, सुपाइन लेटा हुआ है, उसके बोथ शोल्डर के ऊपर क्या लगा देना है, अपने को पिलो लगा देना है, जिसकी वजह से उसकी जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी पीछे की साइड, जिसकी वजह से विजुलाइज हो जाएगा इजीली अपने को तकिया। तो ये जो यूज किया जाता है इस पोजीशन को स्लीपिंग पोजीशन। आपसे पूछ ले विच पोजीशन इज प्रेफर फ्रॉम द एंडोट्रकियल इंटूबेशन, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, स्लीपिंग पोजीशन को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, रोज पोजीशन को। तो रोज पोजीशन को के अंदर अलग चीज करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्लीपिंग पोजीशन। तो ये क्या है, गिव सुपाइन पोजीशन एंड पिलो अंडर द नेक और शोल्डर। तो पिलो कहां लगाना है अपने को, पिलो कहां लगाए, शोल्डर और नेक के ऊपर, तो जिसकी वजह से ये पोजीशन कौन सा है, स्लीपिंग पोजीशन। सेकंड पोजीशन हम यूज करते हैं रोज पोजीशन, मींस हाइपर एक्सटेंड ऑफ हेड, हेड को पिलो वगैरह यूज नहीं करेंगे, हाइपर एक्सटेंड कर देंगे। जो कौन सा पोजीशन है, रोज पोजीशन होगा। फर्स्टली हम यूज करते हैं स्लीपिंग, देन यूज किया जाता है रोज पोजीशन। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट चेक करने की पोजीशन। प्लेसमेंट जो चेक किया जाता है कि हमने पुट डाउन कर दिया एंडोट्रकियल ट्यूब को, हम कंफर्म करेंगे कि ट्यूब सही जगह पे प्लेस है कि नहीं, कहीं वो राइट साइड में नहीं है, कहीं वो लेफ्ट साइड में तो नहीं है, कहीं वो जहां उसका प्लेसमेंट रहना चाहिए कैरिना से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर, उससे बिलो तो नहीं है, या ज्यादा ऊपर तो नहीं है, जिसकी वजह से जो एयर में, जो लंग्स के अंदर एयर एंट्री है वो सही नहीं है। तो उसके प्लेसमेंट के लिए हम मल्टी चीजों को यूज किए हैं। फर्स्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए बात करेगा प्लेसमेंट चेक करने के लिए, तो वो एक्सरे। आपसे पूछ ले कि प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रकियल ट्यूब, तो सबसे पहले आपको क्या बात बोलना है, एक्सरे इज द कंफर्मेटरी मेथड। एक्सरे जो है कंफर्मेटरी मेथड है टू चेक आउट द एंडोट्रकियल ट्यूब प्लेसमेंट। एंडोट्रकियल ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए जो यूज किया जाता है कंफर्मेटरी मेथड वो एक्सरे है। अब इसमें करते क्या है, यहाँ पे एंडोट्रकियल ट्यूब डली है, जहां ये 2 पॉइंट, ये लेफ्ट ब्रोंकाई इज द राइट ब्रोंकाई, बाइफरगेट हुआ है कहां से, इस एरिया से। इस एरिया को क्या बोला जाता है, कैरिना। कैरिना क्या है, बाइफरगेशन ऑफ द बोथ ब्रोंकाइज। तो इस पॉइंट से जो प्लेसमेंट होना चाहिए किसका, एंडोट्रकियल ट्यूब का, तो 1 to 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। तो ये ट्यूब कैसी हो जाएगी, राइट हो जाएगी। यदि ये नीचे हुआ या ऊपर हुआ तो ट्यूब प्लेसमेंट में नहीं है, तो अपने को ट्यूब को क्या करना है, रीइंसर्शन करना है। तो सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है अपना, एक्सरे, जो कंफर्मेटरी है। सेकंड बात करेंगे कंफर्मेशन के अंदर, देखेंगे क्या, जो मैंने बताया, ट्यूब का कैरिना से कितना सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। करीना क्या है, बाइफरगेशन पॉइंट ऑफ द बोथ ब्रोंकाई, दिस इज द करीना। करीना से क्या है, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो ये हो जाएगा अपना प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रकियल ट्यूब। सेकंड बात करेंगे ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन मेथड। तो ऑस्कल्टेशन मेथड के अंदर हम एम्बू बैग लेंगे, एम्बू बैग से एयर को डालेंगे,
अब एयर जब डालेंगे तो दोनों लंग्स के अंदर, दोनों साइड हम प्लेस स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम देखेंगे कि वूपिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वूपिंग मीन कि जो एकदम एयर एंट्री होगी तो वो साउंड अपने को सुनाई दे रहा है कि दोनों लंग्स में नहीं दे रहा है, कि राइट साइड में ठीक आ रहा है कि लेफ्ट साइड में ठीक आ रहा है, दोनों को इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ट्यूब कहीं राइट साइड में तो ज्यादा प्लेस नहीं है, कहीं लेफ्ट साइड में तो ज्यादा प्लेस नहीं है। तो सेकंड जो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कैसे करेंगे हम, एम्बू बैग से, और साउंड सुनेंगे बाय द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। और कौन सा साउंड होगा, तो ये लगा लेना मल्टी टाइम। कौन सा साउंड एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर पागल है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो साउंड कौन सा रहेगा, वूपिंग साउंड। तो हमने देखा फर्स्ट प्लेसमेंट कंफर्मेटरी क्या है, अपना एक्सरे है। देन बात करेंगे कहां तक ट्यूब रहना चाहिए, पेरिना से 1-2 सेंटीमीटर अब में रहना चाहिए। ऑस्कल्टेशन की बात करें तो एम्बू बैग, इससे हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, कौन सा साउंड आना चाहिए, वूपिंग साउंड आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ट्यूब हमने डाल दिया, कंफर्मेशन कर लिया कि ट्यूब सही प्लेसमेंट में है। अब देखेंगे कि उसे फिक्स कैसे करें, कि इंटरनली फिक्स कैसे करना है, आउटर फिक्स करना है, या तो ट्यूब माउथ में डला होगा या नोज में डला होगा, तो अपने को ट्यूब कैसे फिक्स करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनर फिक्सेशन की। तो इनर फिक्सेशन कैसे करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे उसके बलून को, जो अभी हम बता रहे थे, ये ट्यूब है, ये बेवल बोला था या मर्फी आई थी, मर्फी आई के साथ एक बलून रहता है इधर, देन ये कनेक्टर रहेगा, देन इधर पायलट बलून निकला है, ये पायलट बलून है। अब इसमें हम एक सिरिंज लेंगे, कितना होना चाहिए, 5 to 10 सीसी का, 5 से 10 ml का सिरिंज होगा। उससे हम 5 से 10 ml एयर को एंट्री करेंगे, एयर को फिल करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, ये बलून जो है वो फूल जाएगा और वहां पे एक प्लेस कर देगा किसको, एंडोट्रैकियल ट्यूब को। एंड जो प्रेशर होना चाहिए किसका, इन्फ्लेटेड बैलून का, वो कितना रहना चाहिए, 20 से 25 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन है बेटा, बहुत टाइम पूछे जाने वाला, कि उस बलून का प्रेशर कितना होता है, तो 20 to 25 mm ऑफ Hg। फिर एक क्वेश्चन बनता है, इस प्रेशर को किसके द्वारा हम चेक कर सकते, तो उस को चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, मैनोमीटर। 100 टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जिस डिवाइस से हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के कफ का प्रेशर चेक करते हैं, उसका डिवाइस का नाम है मैनोमीटर। आप बिल्कुल लगा लेना, क्वेश्चन आ सकता है, चाहे पीजीआई में आ सकता है, केजी में आ सकता है। अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज चेक्ड द कफ प्रेशर ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब इज नोन एज मैनोमीटर। और कितना प्रेशर रहता है, 20 से 25 mm ऑफ Hg। कितनी एयर हम डालते हैं, 5 से 10 सीसी एयर कहाँ इंसर्ट की जाती है, पायलट बलून के द्वारा, और इन्फ्लेट किया जाता है इंटरनल बलून को, या इंटरनल बलून को जो कहाँ पे प्लेस है, अंदर टकिया में। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, उसके इनर प्लेसमेंट को फिक्स कर देंगे। अब बात आती है आउटर प्लेसमेंट की। तो आउटर प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, जो ट्यूब है उसको ओरल कैविटी के मिड लाइन पे फिक्स करेंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड की बात करें चाहे वो राइट साइड की बात करें, दोनों साइड क्या करना है, मिड लाइन पे फिक्स करना है। कौन सा ट्यूब, अपना एंडोट्रैकियल ट्यूब आउटर साइड, ठीक है। अब उसको फिक्स करने से पहले अपने को ये याद रखना है कि ट्यूब और ओरल कैविटी के बीच में गॉस पीसेस होना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्यूब है वो प्रेशर नहीं डाले किसके ऊपर, अपने ओरल कैविटी के ऊपर, जो क्या आगे डेवलप कर सकती है, प्रेशर सो डेवलप कर सकती है। इसलिए अपने को नर्सिंग प्रायोरिटी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप जब आउटर प्लेसमेंट कर रहे हो तो डियर नर्स क्या ध्यान रखेगी, तो डियर नर्स ध्यान रखेगी कि जो प्लेसमेंट कर रहे हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब का, जो लिप्स और एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसके बीच में क्या होना चाहिए, गॉस पीसेस होना चाहिए, जो कि प्रेशर न डाले, जिससे कि प्रेशर सो डेवलप ना हो। अब डियर नर्स का एक और काम रहता है, यदि वो गॉस वेट हो गया हो या स्ट्रेन हो गया हो, म्यूकस स्ट्रेन हो गया हो, ब्लड स्ट्रेन हो गया हो, तो उस
या सलाइवा स्टेन हो गया हो, तो उस गॉज को एट ए टाइम चेंज करना है। ये भी नर्सिंग प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। तो डियर नर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है, उसका एंडोटकियल ट्यूब के ऊपर म्यूकस या ब्लड स्ट्रेन लग गया है, तो नर्स क्या डू करेगी? सबसे फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो आपको उस गॉज को एट ए टाइम चेंज कर देना है विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टेराइल गॉज। क्लियर यहां तक? तो हमने देखा फिक्सेशन कैसे करते हैं, मल्टी टाइम इससे क्वेश्चन बने, और ये सारी चीज आई हुई है एग्जाम में और नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आगे बात करते हैं केयर। ये अपना डियर नर्स का काम है कि हमारी डियर नर्स करेगी क्या। तो डियर नर्स मोबाइल चलाएगी नहीं, ये काम करेगी, जिसके कारण क्या है, जो पेशेंट को एंडोटकियल ट्यूब डला है उसको अच्छे से केयर मिल सके। तो सबसे पहले क्या करेगी? चेंज द साइट ऑफ ट्यूब। ऐसे नहीं करना है 6 घंटे ड्यूटी आए और निकल दिए, है ना, जैसे कि अधिकतर होता है, ड्यूटी आएंगे और निकल जाएंगे, चाहे ट्यूब प्लेसमेंट है चाहे नहीं है, चाहे बाद में देखेंगे कि इसको प्रेशर शॉट डेवलप हुआ है। डियर नर्स ऐसे नहीं करेगी। क्या करेगी? जो भी अपनी शिफ्ट में एवरी 2 आवर में ट्यूब का प्रेशर पॉइंट चेक करते रहना है। और कैसे चेक करना है और चेंज करना है ट्यूब को? मान लो 2 घंटे पहले कहाँ थी? लेफ्ट साइड में थी, तो 2 घंटे बाद कहाँ करना है? राइट साइड में, जिससे क्या है, जो प्रेशर पॉइंट है कहाँ पे, लिप और जो अपना ट्यूब के बीच में गॉज लगाया था, तो वो गॉज का प्रेशर पॉइंट मिनिमाइज हो जाए, देन वो प्रेशर अगेन साइड पे डिलीवर हो जाए। तो इस प्रकार अपने को चेंज करना है, जिससे क्या क्या ना हो, प्रेशर पॉइंट डिक्रीज हो जाए। और डिक्रीज होने से क्या रहेगा कि वो जो चीज है, प्रेशर शॉट डेवलप हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, पेशेंट इजीली रिकवर हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे कि पेशेंट का जो ऑरल केयर है वो कितनी देर में होना चाहिए? तो एवरी 4 आवर में, हर 4 घंटे में ऑरल करना है, ऑरल केयर करना है। यदि ऑरल केयर नहीं करोगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन डेवलप होगा और पेशेंट कहाँ जा सकता है? वैक की तरफ। वैक मीन्स पेशेंट जब एंडोटकियल ट्यूब में होगा तो सीधा सीधा फंडा है कि वेंटिलेटर पे होगा, और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ना हो, तो इसलिए हमको क्या करना है? ऑरल केयर करना है एवरी 4 आवर में। ऐसा नहीं करना है 6 घंटे में, मैंने नहीं देखा, है ना, करना है जरूर। थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे कि पेशेंट कहाँ पे? वेंटिलेटर पे। अब उसके अंदर वेंटिलेटर पे डियर नर्स को 2 प्रकार के अलार्म को हमेशा दिमाग में बिठाना है। क्वेश्चन आया हुआ है और आगे पूछे जाना हो सकता है कि आपसे पूछे कि डियर नर्स को क्या सुनाई दे रहा है? हाई प्रेशर अलार्म सुनाई दे रहा है। कहाँ पे? वेंटिलेटर के अंदर। तो आपको क्या हो सकता है? डियर नर्स क्या चेक करेगी? डियर नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी? डियर नर्स की प्रायोरिटी होगी कि उसको सक्शन कर दे, कि सक्शन के अंदर यदि पेशेंट को सक्शन करना है तो कौन सा अलार्म शो करेगा वेंटिलेटर के अंदर? हाई प्रेशर अलार्म। यदि हाई प्रेशर अलार्म है तो तुरंत क्या करना है? सक्शन करना है। और मैं दूसरी चीज पुट किया हूं कि लो प्रेशर अलार्म यदि वेंटिलेटर पे आ रहा है तो हमेशा चेक करना है ट्यूब के कनेक्शंस को या वेंटिलेटर्स को। कैसे? मैनुअली, कि कहीं से आपने जो वेंटी सर्किट और एंडोटकियल ट्यूब को प्लेस किया है, कनेक्ट किया है, कहीं वहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो लो प्रेशर अलार्म कब आएगा? लीकेज हो रहा है। और हाई प्रेशर अलार्म कब आएगा? ब्लॉकेज के टाइम। ब्लॉकेज मींस सिक्रेशन फंसे हुए हैं, तो आप सक्शन कर दोगे, ट्यूब क्या हो जाएगी? पेटेंट हो जाएगी। तो इजीली क्या होगा? लो हाई प्रेशर अलार्म बंद हो जाएगा। लो प्रेशर अलार्म कब आता है? लीकेज के दौरान। हाई प्रेशर बात करें एक सिंपल चीज, ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज को हटा दो, कैसे? सक्शन कर दो। लो प्रेशर अलार्म कब आएगा? जब क्या होगा? लीकिंग होगा या प्लेसमेंट क्या होगा? सही नहीं है, तो आपको क्या करना है? प्लेसमेंट को सही कर देना है। तो ऐसे हम पेशेंट के लो और हाई प्रेशर अलार्म को मेंटेन कर सकते हैं। पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेशेंट यदि रीस्टेंट पे है ड्यूरिंग वेंटिलेटर और एंडोटकियल ट्यूब, तो बिकॉज पेशेंट को जो एंडोटकियल ट्यूब को इंटुबेशन के दौरान पेशेंट को हमेशा रीस्टेंट करके रखना है, चाहे वो केमिकल रीस्टेंट हो चाहे वो फिजिकल रीस्टेंट हो। फिजिकल रीस्टेंट कर लेंगे जिसकी वजह से पेशेंट पुल आउट ना कर दे, ट्यूब को पुल आउट कर दिया तो हमें रीइंसर्शन करना पड़ेगा। तो इसीलिए पेशेंट को क्या करना है?
अपने को हमेशा रीस्टेंड करके रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्यूब डालने की प्रोसेस को बोलते हैं इंट्यूबेशन, और ट्यूब को रिमूव करने के प्रोसेस को एक्सट्यूबेशन बोला जाता है। तो हम देख लेते हैं, इंट्यूबेट कर लिया, केयर कर लिया, अब पेशेंट को हम बाहर ट्यूब को कैसे निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सट्यूबेशन। तो एक्सट्यूबेशन इज द प्रोसेस वेयर द रिमूव द एंडोट्रैकियल ट्यूब फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। अब ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं, एक्सट्यूबेशन कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले डियर नर्स चेक कर ले कि डॉक्टर का ऑर्डर है कि नहीं है, कि खुद गए ट्यूब को रिमूव कर दिया और निकाल के पेशेंट को फेंक दिया। तो ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा डॉक्टर ऑर्डर चेक करना है। देन उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर दे, मतलब उसका हाइपर वेंटिलेशन मीन ज्यादा वेंटिलेशन, उसका SpO2 कहाँ रीच कर दे, 100% तक रीच कर दे, जिसकी वजह से जब ट्यूब को निकालोगे तो पेशेंट कहीं हाइपोक्सिया में ना चला जाए। तो सेकंड थिंग क्या करना है, आपको हाइपर वेंटिलेट करना है। कौन सा पेशेंट, जो पेशेंट एक्सट्यूबेशन किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, अब एक्सट्यूबेशन में अपने हाइपर वेंटिलेट कर दिया, देन क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे किसको, कफ को, जिसके अंदर अपने 5 से 10 सीसी क्या डाली थी, एयर डाली थी, उसको एयर को क्या कर देंगे, पायलट बलून से रिमूव कर देंगे। तो एयर रिमूव करने के बाद ट्यूब को बाहर स्मूथली, इजीली, धीरे धीरे क्या करना है, बाहर खींचना है, और पेशेंट क्या हो जाएगा, एक्सट्यूबेशन हो जाएगा। तो अपने को 4 चीजों का याद रखना है, हमेशा डॉक्टर का कंसर्न चेक करना है, डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि नहीं किया। देन आपको क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट कर देना है, 100 SpO2 रीच करना है। देन उसके बाद डिफ्लेट करना है बलून को, बाय द एयर को बाहर निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ द पायलट वॉल्यूम। देन इजीली पोलाइटली पुल आउट करना है किसको, ट्यूब को। तो ऐसे पेशेंट क्या हो जाएगा, एक्सट्यूबेट हो जाएगा। अब मैंने एक चीज नोट डाला हुआ है नीचे, कि यदि नर्स instruct to the patient from deep breath exercise after extubation because it prevent risk of pneumonia and strengthened of the respiratory muscle। आपने एक्सट्यूबेट कर दिया मरीज, अब आपको क्या करना है कि एडवाइस करना है। डियर नर्स का क्या काम है कि पेशेंट का केयर करना। तो केयर करने में क्या केयर आएगा, जो पेशेंट एक्सट्यूबेट हुआ है, कि आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना है, जिसकी वजह से उसके जो मसल्स थे ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन काम नहीं किए, तो उसकी स्ट्रेंथन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज से उसकी मसल्स की स्ट्रेंथन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, पेशेंट को रिस्क कम हो जाएगा, किसका, निमोनिया का। तो बेसिकली ये पॉइंट मैंने पुट किया है कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कराना है, जिससे 2 फायदे हैं, निमोनिया से प्रिवेंट रहेगा, दूसरा उसके जो मसल्स हैं, कौन से, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। फर्स्ट क्या पुट किया है, इफ पेशेंट कंप्लेन अबाउट हॉर्सनेस, साउंड रेस्पिरेशन आफ्टर रिमूविंग एंडोट्रैकियल ट्यूब, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग एंड नो नीड इंटरवेंशन। यदि बात करें कि हॉर्सनेस आ रहा है किसके, रेस्पिरेशन में, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। तो एग्जामिनर इस कंडीशन को पुट करके आके पूछेगा कि डियर नर्स का काम क्या है, तो डियर नर्स हमारी क्या करेगी, दवाई लिखना चालू कर देगी। तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो फाइंडिंग है ये नॉर्मल है, इंट्यूबेशन के बाद ये ऐसी कोई फाइंडिंग आ रही है, कंप्लेंट कर रहा है हॉर्सनेस की, हॉर्सनेस टाइप रेस्पिरेशन की, साउंड आ रहा है हॉर्सनेस का, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। आपको नो नीड फॉर इंटरवेंशन, कुछ नहीं करना है, मरीज को समझाना है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये दिक्कतें होती हैं आफ्टर द एक्सट्यूबेशन। नेक्स्ट क्या करना है, यदि किसी पेशेंट एक्सीडेंटली एक पेशेंट को पुल आउट कर दे, किसको, ट्यूब को, सो क्या करना है, आपको दोबारा नहीं डालनी है वही ट्यूब, आपको उसको कंप्लीटली रिमूवल कर देना है और उसके एयरवे को मेंटेन करना है। कहीं डियर नर्स उसने पुट डाउन कर दिया, क्या पे, उसने ट्यूब को बाहर खींच लिया और आप डियर नर्स गई दोबारा से उसको इंसर्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पुट आउट करना है, एक्सट्यूबेट करना है पेशेंट को, देन उसका जो एयरवे है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। ये डियर नर्स का काम है। ये प्रायोरिटी वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन, जो एग्जामिनर है। नेक्स्ट बात करेंगे, एयर एंट्री नॉट गोज
ऑन ईच साइड ऑफ द पुल। जब मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा था तब ये बात बोली थी कि हम प्लेसमेंट चेक करेंगे ऑस्कल्टेशन से, और हम देख रहे हैं कि एक साइड राइट साइड तो क्या हो रही है, एयर एंट्री कम है, और लेफ्ट साइड एयर एंट्री ज्यादा है। तो उस जो ट्यूब है उसको रीचेक करके और पुल आउट करके दोबारा फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये अपने को काम करना है जब बोथ साइड एयर एंट्री एक साइड कम हो, एयर एंट्री एक साइड ज्यादा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला पुट किया है मैंने ईटी ट्यूब का, जो यदि टफ ट्यूब की बात करें कि हम किस प्रकार ट्यूब का साइज या नंबर को चूज करते हैं। कफ ट्यूब की बात करेंगे तो कफ ट्यूब का फॉर्मूला है एज प्लस 3.5/4। यदि कफ ट्यूब है तो मान लो किसी की एज कितनी जितनी भी हो, अब फॉर्मूले के लिए अपने